नमस्कार साथियों। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा से मैं डॉक्टर राकेश वर्मा, सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, बीए सेकेंड ईयर के छात्र छात्राओं, हमारा द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है। इस पुस्तक में हम राज्य व्यवस्था के साथ साथ हमारे करंट इवेंट्स के बारे में भी बात करते हैं जो वर्तमान समय में चले आ रहे हैं, जिनका संबंध राजनीति के यथार्थ रूप से है। बच्चों, इस पुस्तक का अध्ययन हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम जिस शासन व्यवस्था में रहते हैं उस शासन व्यवस्था का ज्ञान और जैसी परिस्थितियाँ राजनीति में चल रही है उसका ज्ञान हमें होना अति आवश्यक है। इसी कड़ी में आज हम बात करते हैं जाति की समस्या। जो जाति की समस्या है, ये समस्या बहुतता की समस्या है। इस समस्या के अंतर्गत हम केवल अध्ययन की दृष्टि से ही पढ़ेंगे से इसका अन्य कोई रूप या अन्य कोई अर्थ ना लगाया जाए, क्योंकि जाति शब्द या जाति की समस्या है, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन किया जाए तो एक विकट रूप धारण कर लेता है। यह एक मधुमक्खी के छत्ते के समान है जिस पर पत्थर फेंकने का अर्थ है कि हमें खुद को घायल करना, परंतु हम इसे एक अध्ययन की दृष्टि से, सामाजिक सुधार की दृष्टि से अध्ययन कर रहे हैं। जाति प्रथा किसी न किसी रूप में विश्व में हर कोने में पाई जाती है और यह एक गंभीर सामाजिक समस्या कुरीति है। हमारे हिंदू धर्म में जातियां हैं। ऐसा नहीं कि हमारे हिंदू धर्म में जातियां हैं, मुस्लिम धर्म और ईसाई धर्म में भी जातियां होती हैं। हम उन्हें सही तरह नहीं देखते हैं। यह एक प्राचीन व्यवस्था रही है। इसमें ये एक प्राचीन व्यवस्था रही है और जाति प्रथा की उत्पत्ति वैदिक काल से ऐसा माना जाता है। जो धार्मिक ग्रंथ हैं उसमें जातिगत पार्टीशन किए गए। वो पार्टीशन किए गए वो कर्म के आधार पर थे, कर्म प्रधान थे। कर्म प्रधानता होने के कारण जो जो कार्य करता था उसको उसी जाति का बना दिया जाता था। फिर धीरे धीरे कर्म प्रधान होकर के ये नहीं रह करके जन्म प्रधान हो गए और आज ये हमारी सामाजिक व्यवस्था में, हमारी राजनीतिक व्यवस्था में इतना विकट रूप धारण कर लिया है कि इसके बारे में चर्चा करना ठीक नहीं होता है। हम अध्ययन की दृष्टि से इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। पहली बार प्रोफेसर रजनी कोठारी ने कास्ट पॉलिटिक्स इन इंडिया, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स में इस बारे में चर्चा की कि जाति के बारे में उन्होंने जब चर्चा की, हालांकि बहुत सेंसिटिव मुद्दा था, मगर प्रोफेसर रजनी कोठारी ने इसमें जाति के बारे में लिखा, वो भी अध्ययन की दृष्टि से। इन्होंने भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका के बारे में लिखा, जिसमें हमें देखते हैं कि प्रोफेसर रजनी कोठारी ने कहा है कि जाति एक ऐसा संगठन है जो व्यक्ति के विकास में सहायक भी है और राष्ट्र के विकास में सहायक भी है, परंतु ये व्यक्ति के विकास को बाधित भी करता है और राष्ट्र के विकास को बाधित भी करता है। जयप्रकाश नारायण ने एक बार कहा था कि जाति भारत में अत्यधिक महत्वपूर्ण दल है जो
स्वतंत्रता के बाद भारत के राजनीतिक क्षेत्र में जाति का प्रभाव पहले की अपेक्षा बढ़ा है। एक विदेशी जो राइटर्स हैं, मॉरिस जोन्स, वो लिखते हैं कि जाति के लिए राजनीति का महत्व और राजनीति के लिए जाति का महत्व पहले की तुलना में बढ़ा है, अपने भारत में बढ़ा है। विनोबा भावे के अनुसार इसका एक प्रमुख कारण यह है कि नवीन संविधान में वयस्क मताधिकार को स्वीकार करना। जाति व्यवस्था भारतीय समाज का एक परंपरागत पक्ष है। स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात संविधान और राजनीतिक संस्थाओं के निर्माण से आधुनिक प्रभावों से भारतीय समाज में धीरे धीरे प्रवेश करना प्रारंभ कर लिया। आधुनिक प्रभावों के परिणामस्वरूप वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन प्रारंभ हुए और जातिगत संस्थाएं महत्वपूर्ण बन गई, क्योंकि उनके पास भारी संख्या में मत बल था। लोकतंत्र में सत्ता प्राप्ति हेतु जो वोट होते हैं, उनका बहुत मूल्य होता है। जिन्हें सत्ता प्राप्ति की लालसा होती है, वह सामान्य जनता के पास पहुंचने के लिए संपर्क सूत्र की आवश्यकता जाति को मानते हैं। जाति के आधार पर उनसे मिला जाता है और उनकी जाति के साथ उनकी भाषा के द्वारा बात की जाती है। जाति व्यवस्था इस बात को प्रकट करती है कि इस पृष्ठभूमि में जाति की भूमिका राजनीति में अधिक महत्वपूर्ण हो गई। हम बात करते हैं आज जाति की, भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका में, निर्णय प्रक्रिया में जाति की भूमिका। भारत में जातियां संगठित और राजनीतिक और प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। जो जातियां हैं वो प्रशासनिक निर्णय को प्रभावित करती हैं। उदाहरण लेते हैं, संविधान में एससी और एसटी के लिए जो आरक्षण का प्रावधान रखा गया है, जिनके कारण ये जातियां संगठित होकर सरकार पर दबाव डालती है कि इन सुविधाओं को और अधिक वर्षों के लिए बढ़ाया जाए। अन्य जातियां चाहती हैं कि आरक्षण समाप्त कर दिए जाए अथवा इसका सामाजिक और आर्थिक स्थिति के अनुसार इन्हें आरक्षण का प्रावधान दिया जाए और इसमें उनको लाभ दिया जाए जो वास्तव में जाति के आर्थिक आधार पर कमजोर हों। यहाँ हम एक बात मानते हैं कि आरक्षण देखा जाए तो देश के लिए नुकसानदायक है, परंतु उससे ज़्यादा नुकसानदायक है जाति। मेरा यहाँ व्यक्तिगत मत ये है कि हमें जाति को समाप्त करना है तो आरक्षण स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। जब हम जातिगत भेदभाव की भावना समाप्त करते हैं तो फिर आरक्षण की जरूरत ही कहाँ पड़ रही है। इसलिए जाति समाप्त की जाए। जाति ऐसी चीज जाति नहीं, इसलिए जाति को जानना पड़ेगा, क्योंकि जाति में इतना जहर नहीं है जितना आरक्षण का जहर है। योग्य व्यक्ति को उसका पद नहीं मिलता और योग्य को पूछा नहीं जाता। दोनों बात है कि यदि कोई व्यक्ति योग्य है और आरक्षण से उसको योग्य पद नहीं मिलता है, आरक्षण के कारण उसको योग्य पद नहीं मिलता है, परंतु योग्य व्यक्ति है और जाति के कारण उसकी अवहेलना की जाती है तो उसको भी योग्य पद नहीं मिलता। इसलिए यदि हमें भारत में समानता चाहिए तो हमें जाति को समाप्त करना होगा। अगला, राजनीतिक दलों में जाति आधार पर निर्णय। भारत में सभी राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों का चयन करते समय
जातिगत आधार पर निर्णय लेते हैं। प्रत्येक दल किसी भी चुनाव क्षेत्र में प्रत्याशी मनोनीत करते समय जातिगत गणित का विश्लेषण जरूर करते हैं। हमने जो चुनाव देखे, चुनाव में क्या होता है कि जाति बाहुल्य क्षेत्रों में कोई भी पार्टी जब टिकट देती है किसी राजनेता को चुनाव के लिए, तो उसमें उसकी जाति देखी जाती है कि उस जाति के कितने वोट वहाँ हैं और हमारा प्रत्याशी जीत के आ सकता है या नहीं आ सकता है। राजनीति में प्रत्येक सत्ता या प्रत्येक पार्टी, प्रत्येक दल का एक सोच होती है, इन किन प्रकारेण हमें सत्ता प्राप्त करना, और सत्ता हमें कैसे प्राप्त हो इसके लिए गठजोड़ बनाते हैं। जातिगत समीकरण इतना तगड़ा समीकरण होता है उस समय व्यक्ति की पूंछ, उसके समुदाय की पूंछ, उसके बहुमत वोट बल की राजनीति से होती है। ऐसा राज्यों के राजनीतिक चुनाव में आप देख सकते हैं कि किस जाति के लोगों का कितना बहुमत है, वो हमारा प्रत्याशी जीत के आ सकता है या नहीं आता है। इसलिए राजनीतिक दलों में जाति आधार पर निर्णय कहते हैं कि टिकट किसको दिया जाना चाहिए और किसको नहीं दिया जाना चाहिए। मतदान व्यवहार जाति के आधार पर, जो मतदान व्यवहार होता है वो जाति के आधार पर होता है, ऐसा हम सोचते हैं। ऐसा क्यों होता है? जो 18 साल की आयु प्राप्त व्यक्ति, लड़का या लड़की, जिसने 18 साल की आयु प्राप्त कर ली, वह चुनाव में अपने मत का प्रयोग कर सकता है। जब वो मत का प्रयोग करता है, उससे पूर्व जो उसके आसपास इर्द गिर्द होते हैं, जो पहली बार अपने मत का प्रयोग करता है, उसके आसपास जो इर्द गिर्द लोग होते हैं वो उसे चर्चा करते हैं। जब वो चर्चा करते हैं तो उसका ब्रेन वॉश किया जाता है। धार्मिक आधार पर, जातिगत आधार पर उसका ब्रेन पास किया जाता है और उसे उस संकुचित भावना में ढालने की कोशिश की जाती है जो कि सरासर गलत है। भारत में चुनाव अभियान में जातिवाद को साधन के रूप में अपनाया जाता है और प्रत्याशी जिस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है, उस निर्वाचन क्षेत्र में जातिवाद की भावना को प्राय उकसाया जाता है ताकि संबंधित प्रत्याशी की जाति के मतदाताओं का पूर्ण समर्थन प्राप्त हो सके। उत्तर प्रदेश के चुनाव में चरण सिंह की सफलता सदैव ही जाट जाति के मतों की एकजुटता पर निर्भर रही। राजस्थान में भी हम देखें, जो चुनाव होते हैं किसी जाति विशेष के समुदाय के व्यक्तियों के साथ गठबंधन होकर ही चुनाव जीते जाते हैं। मतदान व्यवहार के संबंध में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि चुनाव के अंतर्गत कोई महत्वपूर्ण प्रश्न या समस्या सामने हो तो फिर जाति के तत्व का प्रभाव बहुत कम हो जाता है। 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं लोकसभा के चुनाव में जो जातिगत धारणा महत्वपूर्ण सामने आई, उसमें वोट बैंक की जो राजनीति रही वो जाति के आधार पर रही। परंतु ऐसा नहीं है, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए कि जनता ने राजनीति में जातिवादी सोच को अपना लिया है। ऐसा भी नहीं कि जनता ने जातिवादी सोच को अपनाया हो। राजनीतिक दल जनता के सामने कई मुद्दे प्रस्तुत नहीं कर पाए और चुनावी राजनीति में
जातिवादी सोच की दिशा में प्रेरित हुई, लेकिन इस सोच को अपनाना उचित नहीं होगा कि लंबे समय तक यह स्थिति बनी रहेगी। हर व्यक्ति सुशासन चाहता है, विकास चाहता है, जातिगत संकुचित भावना से उठकर कार्य करना चाहता है। व्यक्ति के लिए राष्ट्र महत्वपूर्ण होना चाहिए, जाति नहीं। यदि इस संकुचित विचारधारा को मन में रखा जाएगा तो राष्ट्र विकास की ओर नहीं जाएगा। इसलिए हमें जब भी मतदान करें, मतदान में एक चीज का हमेशा ध्यान रखें बच्चों, मतदान हमेशा विवेक के आधार पर किया जाता है। हमें प्रत्याशी की योग्यताएं देखनी होती है कि वो व्यक्ति राष्ट्र के विकास के लिए, हमारे स्थानीय विकास के लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना कार्य करने वाला है, उसके अंदर राष्ट्र की भावना कितनी है, ये देखना महत्वपूर्ण होता है। व्यक्ति जो प्रत्याशी आपके सामने है, उस प्रत्याशी की योग्यताओं का आकलन करके उसे मत कीजिए। मतदान दान नहीं है, ये आपका वो राइट्स है जो आप उससे कराना चाहते हैं। इस राइट्स के आधार पर आप वो चीज़ कराना चाहते हैं जो आप अपना प्रतिनिधि चुन करके वहाँ भेजते हैं और वो आपके कल्याण के कार्य करे या राष्ट्र के विकास में कार्य करे। राष्ट्रीय भावना महत्वपूर्ण है। हमें जाति, समुदाय, संगठनों में न बट करके एक राष्ट्र के लिए इकट्ठित होना चाहिए। राष्ट्रवादी भावना होना चाहिए हमारे पास। जाति, समुदाय ये नगण्य है। यदि हम पर किसी विदेशी शक्ति का आक्रमण होता है तो जाति देख करके वो विदेशी शक्ति हमारे पर आक्रमण नहीं करेगी, हमारे राष्ट्र को देखकर हमारे पर आक्रमण करती है। इसलिए हमें हमारे मत का प्रयोग जाति आधार पर नहीं, अपितु हमें अपने मत का प्रयोग अपने विवेक के आधार पर करना चाहिए। अगला, मंत्रिमंडल जाति के आधार पर होते हैं, गठित होते हैं। आपने देखा होगा जब भी चुनाव होते हैं तो एक सत्ता पक्ष एक डायग्राम तैयार करती है कि प्रदेश में रहने वाली जातियां ये हैं, उन जातियों को क्या क्या प्रतिनिधित्व दिया जाए, कौन कौन से मंत्री पद जातियों के तरफ दिए जाते हैं। राजनीतिक जीवन में जातीयता का सिद्धांत इतना गहरा घुसा हुआ है कि राज्यों के मंत्रिमंडलों में प्रत्येक प्रमुख जाति का मंत्री होना चाहिए। यह सिद्धांत प्रांतों की राजधानियों से ग्राम पंचायत तक स्वीकृत हो गया है कि प्रत्येक स्तर पर प्रधान जाति को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी जातियों, समुदायों और का प्रतिनिधित्व दिया जाता है, जिसमें SC STs के लोग, सिख, मोहम्मडन्स, ब्राह्मण्स, राजपूत और जाटों को किसी न किसी रूप में स्थान दिया जाता है। प्रत्येक चुनाव के बाद बहुमत दल का नेता मुखिया होता है, चाहे आप राज्य में लें तो मुख्यमंत्री और देश में लें तो प्रधानमंत्री। जब वो सत्ता संभालता है उस समय जो अपने मंत्रिमंडल का निर्माण करता है, उस समय जातिगत आंकड़ों को देखता है कि किस किस समुदाय के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो जनता जातिगत दबाव समूह के मार्फत उसके कार्य में बाधा डालती है। इसलिए पहले ही वो खुश करने के लिए ऐसा मंत्रिमंडल तैयार किया जाता है जिसमें विभिन्न जाति समुदाय के लोगों को शामिल करके और कार्य किया जाता है। अगला, जातिगत दबाव समूह। जातिगत दबाव समूह उन्हें कहते हैं जो किसी
जाति विशेष के लोगों के संगठित एक समूह होता है, अपने राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सत्ता पक्ष पे दबाव डालता है, उसे राजनीतिक दबाव समूह कहते हैं। जाति संगठन राजनीतिक महत्व के दबाव समूह के रूप में प्रवृत्त है। प्रोफेसर जेसी जोरी कहते हैं कि राजनीतिक दल राजनीतिगत जो व्यवस्था है, जो जातिगत दबाव समूह अपने नीत स्वार्थों एवं हितों की पूर्ति के लिए नीति निर्माताओं को जिस ढंग से प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं, उससे तो उनकी तुलना यूरोप और अमेरिका में पाए जाने वाले ऐच्छिक समुदाय से की जा सकती है। अनेक जातीय संगठन और समुदाय जैसे तमिलनाडु में नाडार जाति संघ, गुजरात में क्षत्रिय महासभा, बिहार में यादव महासभा, राजस्थान में रैगर महासभा, ब्राह्मण महासभा, राजपूत महासभा आदि है। राजनीतिक मामलों में रुचि लेने लगते हैं और अपने अपने संगठित बल के आधार पर राजनीतिक सौदेबाजी भी करते हैं। यद्यपि देश की प्रमुख जातियों को इस प्रकार पूर्णतः संगठित नहीं किया जा सकता, मगर जो जातियां इस प्रकार संगठित नहीं हो सकी, वे राजनीतिक सौदेबाजी में सफल रहीं। उनके सदस्यों को अपनी आवाज़ उठाने के लिए उपद्रव और तोड़फोड़ का सहारा लेना पड़ता है। जाति का दबाव समूह देखें बच्चों, हम जहाँ भी रहते हैं वहाँ आप कभी जाके देखिए, राजपूत महासभा, अखिल भारतीय महासभा, अखिल भारतीय वैश्य महासभा, अखिल भारतीय रैगर महासभा, अखिल भारतीय बैरवा महासभा, अखिल भारतीय मेघ महासभा, ये क्या है, अखिल भारतीय धाखड़ महासभा, कराड़ महासभा, ये क्या है, ये जातिगत दबाव समूह है। और ये जातिगत दबाव समूह किस लिए बनाए जाते हैं? ये शासन सत्ता को अपने वश में करने के लिए बनाए जाते हैं। प्रशासन में जाति, लोकसभा और विधानसभाओं के लिए जातिगत आरक्षण की व्यवस्था प्रचलित है। केंद्र एवं राज्यों की सरकारी नौकरियों एवं पदोन्नति के लिए जातिगत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों के विद्यार्थियों के लिए भर्ती में आरक्षण का प्रावधान मौजूद है। 8 सितंबर 1993 में केंद्र सरकार की सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण लागू हो गया। ऐसा ही माना जाता है कि भारत में स्थानीय स्तर के प्रशासनिक अधिकारी निर्णय लेते समय अथवा निर्णयों के क्रियान्वयन में प्रधान और प्रतिष्ठा अथवा संगठित जातियों के नेताओं से प्रभावित रहते हैं। राज्य राजनीति में जाति, भारत में माइकल ब्रेचर ने इसके बारे में चर्चा की। उनके अनुसार अखिल भारतीय राजनीति की अपेक्षा राज्य स्तर की राजनीति पर जातिवाद का प्रभाव अधिक रहा है। यद्यपि किसी भी राज्य की राजनीति जातिगत प्रभावों से अछूती नहीं रही है। बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि राज्यों में का राजनीति अध्ययन बिना जातिगत विश्लेषण के आधार पर नहीं किया जा सकता। इस कक्षा में इतना ही। सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में धन्यवाद। थैंक्स ऑफ ऑल। अगली कक्षा में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक्स ऑफ